नमस्कार। आज हम एक ऐसे कहानीकार की दुनिया में गहरे उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही ना जहन में डर और रोमांच की तस्वीरें आती हैं। स्टीफन किंग। बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, कुछ लेख, कुछ विश्लेषण जो उनके काम, उनकी शैली और मतलब दशकों से पाठकों को कैसे बांधे रखा है उन्होंने, इस पर रोशनी डालते हैं। हाँ, और हमारा मकसद यही है समझना कि क्यों उन्हें अक्सर मास्टर ऑफ हॉरर कहते हैं। पर क्या ये टाइटल काफी है उनके लिए? अच्छा सवाल है। हम उनके क्राफ्ट को, उनकी कहानियों में जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू छिपे हैं और साहित्य और पॉप कल्चर पर उनका जो असर रहा है, उसे खंगालने की कोशिश करेंगे आज। चलिए फिर पता लगाते हैं। स्रोत बताते हैं कि मेन में 1947 में जन्मे किंग ने 60 से ज्यादा उपन्यास लिखे हैं और कहानियां तो अनगिनत हैं। कमाल का आंकड़ा है ये तो। हाँ, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उनकी कल्पना और पाठकों से जुड़ाव का सबूत है। इतनी लंबी सफल पारी, आखिर राज क्या है? यही बड़ा सवाल है। एक बात जो लगभग सभी स्रोत कहते हैं वो है उनकी भाषा, उनका लिखने का ढंग। हाँ, कैसा? अक्सर इसे सीधी बोलचाल वाली भाषा कहा जाता है। मतलब कोई भारी भरकम अकादमिक भाषा नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना ही हमें कहानी सुना रहा हो। अच्छा, तो ये जो अपनापन है शायद इसी से डर और असरदार हो जाता है, क्योंकि माहौल अपना सा लगे और फिर कुछ भयानक हो तो। हाँ, झटका ज्यादा लगता है। बिल्कुल सही नस पकड़ी आपने। भाषा सीधी है, पर वो जिन विचारों और डरों को छूती है ना, वो अक्सर बहुत गहरे होते हैं। और भाषा के साथ साथ जो चीज किंग को मतलब खास बनाती है वो है उनके किरदार। किरदार, हाँ, स्रोतों में इस पर काफी जोर है। उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट लाजवाब है। वो किरदारों को इतना असली बना देते हैं कि हम सच में उनकी फिक्र करने लगते हैं। शायद इसीलिए जब उन आम से दिखने वाले किरदारों के साथ कुछ अजीब, कुछ खौफनाक होता है तो वो इतना पर्सनल लगता है, जैसे हमारे पड़ोसी के साथ हो रहा हो। हाँ, यही तो खूबी है। विश्वसनीय किरदारों के जरिए वो असाधारण मतलब अलौकिक घटनाओं को भी विश्वसनीय बना देते हैं। अच्छा। स्रोत कहते हैं कि ये अलौकिक और रोजमर्रा की जिंदगी का मिश्रण उनकी पहचान है। भूत प्रेत मॉन्स्टर तो होते हैं, पर उनका कनेक्शन अक्सर हमारी जानी पहचानी इंसानी कमजोरियों से होता है। डर, लालच, सामाजिक दबाव, इन सब से। तो ये सिर्फ वो जंप स्केयर वाला हॉरर नहीं है, अचानक से बू कर दिया। नहीं, ज्यादातर नहीं। कई स्रोत इसे साइकोलॉजिकल हॉरर कहते हैं, या धीरे धीरे बढ़ने वाला डर। किंग माहौल बनाते हैं, किरदारों के मन की परतें खोलते हैं, और डर अक्सर बाहर के खतरे के साथ साथ किरदार के अंदर से भी आता है। अच्छा, जैसे द शाइनिंग में। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि वो एक सुनसान होटल में फंसा परिवार धीरे धीरे पागलपन और अलौकिक ताकतों का शिकार होता है। होटल डरावना है, पर कहानी जैक टॉरेंस के अंदरूनी संघर्षों से भी जुड़ी है। हाँ, उसकी शराब की लत, उसका गुस्सा, एक लेखक वाली हताशा। तो तय करना मुश्किल है कि असली खतरा होटल है या जैक खुद। द शाइनिंग इस मिक्सचर का बेहतरीन उदाहरण है। बाहरी अलौकिक डर और अंदरूनी मनोवैज्ञानिक डर दोनों एक दूसरे को और गहरा बनाते हैं। और मजे की बात यह है कि कुब्रिक की फिल्म बहुत मशहूर हुई, पर किंग खुद उसके फैन नहीं थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा था ये। क्यों? उन्हें लगा कि फिल्म ने जैक के अंदरूनी संघर्ष को वो तवज्जो नहीं दी। ये दिखाता है कि किंग के लिए किरदारों का मनोविज्ञान कितना अहम है। और ये अकेला उदाहरण नहीं है। अगर हम मिजरी देखें, हाँ, मिजरी, उसमें तो कोई भूत प्रेत है ही नहीं। स्रोत कहते हैं ये शायद उनकी सबसे तनावपूर्ण कहानियों में से एक है। एक लेखक और उसकी वो जुनूनी खतरनाक फैन एनी विल्क्स। एनी विल्क्स। ये क्रिएटिविटी के दबाव, शोहरत के खतरे और इंसान के अंदर छिपी वहशियत की कहानी है। मिजरी ये साबित करती है कि किंग को डराने के लिए हमेशा अलौकिक सहारे की जरूरत नहीं है। एनी विल्क्स का किरदार ही इतना खौफनाक है कि वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं। हाँ, डर पूरी तरह से मानवीय है, शायद इसीलिए और ज्यादा परेशान करता है। बिल्कुल, कि इंसान खुद कितना भयानक हो सकता है। ये मानवीय पहलू उनकी पहली ही किताब कैरी, उसमें भी दिखता है। हाँ, 1974 में आई थी। एक शर्मीली लड़की जिसके पास टेलीकिनेसिस की शक्तियां हैं, पर कहानी सिर्फ शक्तियों की नहीं। स्कूल की बुलिंग, धार्मिक कट्टरता, अनदेखी किए जाने का दर्द, इन सब की भी है। हाँ, कैरी का गुस्सा और उसकी ताकत वो समाज की क्रूरता से ही पैदा होती लगती है। कैरी ने शुरुआत में ही सेट कर दिया था कि किंग का हॉरर सिर्फ राक्षसों का नहीं होगा, ये समाज और इंसान के अंधेरे कोनों को भी देखेगा। और इसका असर भी जबरदस्त हुआ था। फिल्म भी हिट रही। हाँ, दिखाता है कि पाठक इन विषयों से कितना कनेक्ट करते हैं। और फिर है इट,
पेनीवाइज द क्लाउन तो भाई हॉरर का शायद सबसे मशहूर चेहरा बन गया है। आइकॉनिक है, बिल्कुल। शोध इस पर गौर करते हैं कि पेनीवाइज सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, वो बच्चों के सबसे गहरे आदिम डरों का प्रतीक है। हाँ, वो हर बच्चे के लिए अलग रूप लेता है। बिल्कुल। और इट की खूबी ये भी है कि वो सिर्फ बच्चों की डर की कहानी नहीं, बल्कि दोस्ती की, बचपन खोने की और वयस्कों की उदासीनता की भी कहानी है। हाँ, ये बात भी है। डेरी शहर के बड़े लोग या तो बुराई देख नहीं पाते या देखना नहीं चाहते, बच्चों को अकेले ही लड़ना पड़ता है। तो ये डर के साथ साथ एक तरह की सामाजिक टिप्पणी भी है, और इसकी जो हालिया फिल्में आई हैं वो भी काफी पॉपुलर हुई, दिखाता है कि कहानी आज भी रेलेवेंट है। ऐसा ही एक और गहरा और असहज करने वाला विषय हमें पेट सेमेट्री में मिलता है। ओह, पेट सेमेट्री। मौत, शोक और उस शोक से उभरने की कोशिश में प्रकृति के नियमों को तोड़ने की भयावहता। स्रोत बताते हैं कि कई लोग इसे किंग की सबसे डरावनी किताब मानते हैं। हाँ, शायद इसीलिए कि ये मौत जैसे यूनिवर्सल और बेहद निजी डर से खेलती है। पेट सेमेट्री वाकई विचलित करती है। क्यों? मतलब क्या खास है उसमें? वो उस क्या होता अगर वाले सवाल को छूती है, जिससे हम सब कभी न कभी जूझते हैं, खासकर किसी अपने को खोने पर। ये दिखाती है कि कैसे प्यार और अच्छा इरादा भी हमें भयानक रास्तों पर ले जा सकता है। ये बहुत बुनियादी स्तर पर डराती है। तो इन सारे उदाहरणों से ये तो साफ है कि किंग की कहानियां सिर्फ सतह पर नहीं रहती। बिल्कुल नहीं। स्रोत लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि डर के पर्दे के पीछे हमेशा इंसानी रिश्तों, कमजोरियों, नैतिक दुविधाओं की पड़ताल चलती रहती है। हाँ, यही उनकी खासियत है। उनके किरदार गलतियां करते हैं, लालच में पड़ते हैं, अकेलेपन से जूझते हैं, प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, मतलब वो सब कुछ करते हैं जो असल इंसान करते हैं। अच्छा? इसी वजह से जब वे किसी अजीबोगरीब स्थिति में पड़ते हैं तो हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। उनकी कहानियां अक्सर अच्छाई और बुराई का संघर्ष दिखाती हैं, पर यह संघर्ष कभी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। हाँ, नायक भी पूरी तरह अच्छे नहीं होते। और खलनायक भी कभी-कभी सहानुभूति जगा सकते हैं। और शायद यही वजह है कि उनकी अपील सिर्फ हॉरर जॉनरा तक सीमित नहीं है। स्रोत कहते हैं थ्रिलर, ड्रामा, यहाँ तक कि फैंटेसी पढ़ने वाले भी उनके काम में कुछ न कुछ पाते हैं। हाँ, बिल्कुल। द शॉशैंक रिडेम्पशन या स्टैंड बाय मी को ही देख लीजिए। हाँ, वो तो क्लासिक्स हैं, हॉरर नहीं है, पर किंग की कहानियों पर ही आधारित हैं। बिल्कुल। उनमें कहानी कहने की एक ऐसी कला है जो जॉनरा की सीमाओं को पार कर जाती है। वो मानवीय अनुभव के किसी न किसी पहलू को छूते हैं जिसे पाठक पहचान पाता है। और जैसा आपने कहा, उनका असर किताबों से कहीं आगे तक गया है। फिल्में, टीवी सीरीज, जबरदस्त प्रभाव रहा है। अनगिनत सफल रूपांतरण हुए हैं, द मिस्ट, डॉक्टर स्लीप और भी न जाने कितने। ये रूपांतरण खुद बताते हैं कि उनकी कहानियों में विजुअल अपील कितनी तगड़ी है। वो किरदारों और माहौल को इतने जीवंत तरीके से लिखते हैं कि उन्हें पर्दे पर उतारना आसान हो जाता है। हाँ, हालांकि हमेशा मूल के साथ न्याय हो ये जरूरी नहीं, जैसा हमने द शाइनिंग के मामले में देखा। सही कहा, पर उनका काम पॉप कल्चर का एक अहम हिस्सा बन चुका है। पेनीवाइज, ओवरलुक होटल, एनी विल्क्स, ये सब अब हमारी कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों के विश्लेषण से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि स्टीफन किंग सिर्फ एक हॉरर लेखक नहीं है, वो इंसानी फितरत के कुशल पर्यवेक्षक हैं। हाँ, सही कहा। जो हमारे समाज के और हमारे अपने मन के अंधेरे कोनों को खंगालने के लिए डर और अलौकिक का इस्तेमाल एक औजार की तरह करते हैं। निष्कर्ष यही निकलता है कि उनकी जो स्थायी लोकप्रियता है उसका राज शायद इसी में है कि वे हमें हमारी ही दुनिया का एक अक्स दिखाते हैं, भले ही वो अक्स एक टूटे हुए डरावने आईने में दिख रहा हो। उनकी कहानियां हमें उन असहज सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर करती हैं जिनसे हम शायद नजरें चुराना चाहते हैं। वो मनोरंजन तो है ही, साथ में एक तरह की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पड़ताल भी है। विचारामग्न स्वर में सोचने पर मजबूर करता है। अगर किंग की सबसे असरदार कहानियां हमारे रोजमर्रा के डर, अकेलापन, नुकसान, जुनून, अनदेखी को अलौकिक के साथ मिलाकर इतना खौफनाक बना सकती हैं, हाँ, तो उन असली डरावनी चीजों के बारे में क्या कहा जाए जिनका हम अपनी जिंदगी में सामना करते हैं, जो शायद उतनी नाटकीय नहीं दिखती पर हमारे आसपास ही मौजूद रहती हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है। शायद असली हॉरर उन छोटी छोटी क्रूरताओं में, नजरअंदाज किए गए दुखों में, नैतिक समझौतों में, अनकहे भयों में छिपा है, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते क्योंकि उनका कोई पेनीवाइज जैसा चेहरा नहीं होता। किंग की कहानियां
शायद अनजाने में ही सही, हमें उन छिपे हुए डरों को पहचानने और उनका सामना करने के लिए तैयार करती हैं।